अखाड़ा में आज बात होगी पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान में बाजवा को कठपुतली के रूप में बाजवा की कठपुतली के रूप में इमरान की सरकार काम कर रही है और इसका हम आपको प्रमाण देंगे। दूसरी बात यह भी हम आपको बताएंगे कि इस कठपुतली में सरकार का एक मंत्री जो है, जिसे शेख चिल्ली मंत्री भी कहा जाता है, वो शेख चिल्ली मंत्री ने एक बार फिर परमाणु बम का शिगुफा छेड़ा है। इन धमकियों को और कश्मीर पर छाती पीटने के बावजूद इमरान सरकार से पाकिस्तान के लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल बाजवा ने अब तक एक नए जमूरे को खड़ा करने की चाल भी चली है। इस जमूरे के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे और बाजवा के इस जमूरे को खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। जी हां, इस बार भी भारत को यह धमकी पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने दी है। अक्सर अपनी ऊटपटांग बयानों से चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर, और इस बार भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। इससे पहले भी शेख रशीद पाकिस्तान के पास एक पाव और सवा सौ ग्राम के परमाणु बम होने का हास्यास्पद बयान दे चुके हैं। कल एक पत्रकार के सवाल के जवाब में रशीद ने कहा कि अब जंग परंपरागत तरीके से नहीं होगी, बल्कि परमाणु युद्ध होगा। शेख रशीद के मुताबिक अब ऐसा युद्ध नहीं होगा कि 4-6 दिन तक टैंक और तोपें चलेंगी, अब सीधे परमाणु जंग होगी। इन दिनों पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को जो है घरेलू मोर्चे पर सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान सरकार की नाक में दम कर रखा है। इसी से ध्यान हटाने के लिए शेख रशीद ने कहा कि अब पाकिस्तान परंपरागत जंग नहीं लड़ेगा, अब पाकिस्तान एटमी जंग लड़ेगा और इसमें जिस भी तरह के हथियार की जरूरत होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं 126 दिन धरने में शामिल था। उस वक्त मुल्क के हालात और सरहदी मामलात ऐसे नहीं थे। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे। दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर। और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम अमन परस्त हैं और दूसरी तरफ उन्हीं का रेल मंत्री खड़े होकर कहता है ये एटॉमिक वॉर होगी, एटमी जंग होगी, एटमी जंग होगी। और जितनी बार ये बोलते हैं उतनी बार ये माइक से हाथ दूर रखते हैं। आप देखा, कभी वो माइक नहीं पकड़ते। पिछली बार माइक पकड़ा था, मोदी का नाम लिया, करंट लगा था इनको, अभी तक नहीं भूले हैं। चलिए बात करते हैं इस पर विस्तार से। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप बोल भी है हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले अमित पांडे से जानना चाहेंगे, अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तानी आवाजें हैं जो पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं। और दूसरी बात, अगर हम एलिस वेल्स की बात माने, जो कि फॉरेन अफेयर्स देखती हैं और फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मेंबर हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी है वहां यूएस में, जो अब ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने अपनी दलील रखने वाली हैं, उसका तो यही मानना है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान से पनपती है। पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दों को पनाह देगा, ये मसला यहाँ पर अमन शांति कभी नहीं हो सकती। तो सारी उंगलियां जो है पाकिस्तान की तरफ है। ऐसे में शेख रशीद का ऐसा बोलना, वो सरकार की वकालत कर रहे हैं कि वो सरकार के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? देखिए, शेख रशीद आए दिन अपने बयान के कारण चर्चा में रहते हैं और इस बयान को भी उसी फहरिस्त में जोड़कर देखा जा सकता है। और सिवाय एक हास्यास्पद बयान के अलावा इसको आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नहीं देखेगा। अब भारत के लोगों को तो समझ में आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उनका क्या रुख है साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक ह्यूमन राइट कमेटी के सामने तथ्य रखने की बात है, तो लगातार पिछले 5-6 महीनों से लगातार पाकिस्तान की हर हरकत बेनकाब होती रही है। और पहले तो भारत ही बोलता था क्योंकि भारत खिलाफत करता था, लेकिन अब जो विश्व की अन्य संस्था है, अन्य देश हैं, वो भी पुरजोर खिलाफत कर रही हैं और जो जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखे जा रहे हैं। अमित, बने रहिए हमारे साथ। संदीप बोल भी हैं हमारे साथ, लेकिन मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से पहले बात करना चाहूंगा। अनिल गुप्ता जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। सर नमस्कार आनंद जी, पाकिस्तान की तरफ भारत का रवैया कैसा होना चाहिए? और ये जो शेख रशीद जैसा है, शेख चिल्ली है, इसका नमूना बनाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि उनका गवर्नमेंट अपॉइंटेड मिनिस्टर है, रेल मिनिस्टर है, वो कहता है कि मुझे यहाँ आर्मी ने बिठा रखा है बोलने के लिए, हर दूसरे दिन वो एटमी जंग की बातें करता रहता है।
देखिए, शेख रशीद जो है उसे एक फुट इन माउथ डिजीज है। वो जो ताज के पत्ते होते हैं उसमें एक जोकर होता है जी। वो जो जोकर का रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर। इसका कहना जो है हास्यास्पद ही नहीं, मैं कहूंगा कि इतना बेतुका होता है कि लोग उसका मतलब निकालते ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। पर आपको मैं एक चीज याद करा दूं, इसने जरूरत तो की है ये कहने की, लेकिन पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान की सरकार को राजनाथ सिंह जी का ये बयान याद नहीं रखना चाहिए कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो बदली भी जा सकती है जी। तो ये पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये अणु ये एटम बॉम्ब की बात करते हैं तो पाकिस्तान का क्या एंड होगा, या पाकिस्तान का क्या एंड स्टेट होगी, वो तो पूरी दुनिया जानती है जी। फिर उसके बावजूद भी ये लोग ऐसी बचकाना बातें करते हैं। और देखिए किस बात के ऊपर भारत ने क्या किया है, भारत ने तो आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है। इससे पाकिस्तान साफ, अगर पाकिस्तान बुखला रहा है और ये पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने दोबारा मान रहा है कि हमने आतंकियों को शह दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अब पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद बार बार एटमी हमले की धमकी तो दे रहा है, लेकिन शेख रशीद की गीदड़ भभकी पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से पलटवार किया है। सुनते हैं। भारत ने कभी ऑफेंसिव नहीं रहा है। भारत का एक चरित्र रहा है कि भारत ने दुनिया के कभी किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। भारत का एक चरित्र रहा है। लेकिन भारत की हमारी जो सेना है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके अंदर वह कुव्वत है, वह ताकत है, जो भारत को बुरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा तो उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। मुंह तोड़ क्या, कमर तोड़ भी जवाब देगा। आपने कहा 3 दिन पहले देखिए आर्टिलरी गन फायर के जरिए उनके 7 टेरर बेसिस ऐसे उड़ा दिए कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। बालाकोट के पास जिस तरह से छटपटा रहा था पाकिस्तान, वैसे ही फिर से छटपटा रहा है पाकिस्तान। ब्रिगेडियर गुप्ता हमारे साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में और बाजवा की एक नए जमूरे से आपको मिलवाते हैं। इस जमूरे से आपको मिलवाएं उससे पहले संदीप बोल हमारे साथ हैं। संदीप बोल से भी जरा एक सवाल पूछ लें। संदीप बोल, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कही थी। उन्होंने पहले कहा था देखिए अभी तो फिलहाल नो फर्स्ट यूज है, पर यह बदला भी जा सकता है, सब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का रुख रवैया क्या होगा। आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी जो सेना है वो कुव्वत रखती है कि हम अपनी सरजमीन की रक्षा कर सकें। और अब रक्षा के मायने बदल गए हैं संदीप। रक्षा के मायने ये हैं कि हम रिएक्टिव नहीं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, कि इससे पहले कि वहां से दुश्मन हमला करे हम दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल आनंद, जब भारतीय सेना ने अपनी रणनीति को अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा बदला है, क्योंकि पहले जो है हम लोग सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लिया करते थे, लेकिन अब हम लोग जो है ऑफेंसिव मेजर ले रहे हैं। यानी कि जहां भी ऐसे आतंकी कैंप है जहां पे कि आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है, हम लोगों ने 2 दिन पहले ही देखा तंगदार में किस तरीके से जो है आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया। आर्टिलरी गन्स जो है बहुत समय बाद जो है इस तरीके से बिल्कुल सटीक तरीके से इस्तेमाल में लाई गई। खुद सेना प्रमुख ने ये बात साफ कही कि जब उनकी तरफ से फायरिंग हुई और हमारे 2 जवान शहीद हुए, उसके बाद हम लोगों ने उन सब इलाकों की खासतौर पे उन आतंकी कैंपों को जो है और उन लॉन्च पैड्स को हम लोगों ने निशाना बनाया। अगर आर्टिलरी की बात करें, मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है भारतीय सेना के पास, और उसका मजा जो है वो पहले कारगिल में भी चख चुका है पाकिस्तान, और अब जो है यहाँ पे तंगधार में जिस तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी साफ बयां करती है। और खुद जो है अब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा तथ्य नहीं बचे हैं, उनकी तरफ से DGISPR जो है डेली कुछ ना कुछ ट्वीट करके जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे अब चलने वाला नहीं है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को इस बार भी पीटा है, उसकी मार जो है काफी लंबे समय तक जो है पाकिस्तान को याद रहेगी, और वो ये भी याद रखेंगे कि अगर आइंदा इस तरीके की चीजें की तो अब जो है ये नया हिंदुस्तान है, ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगा, घर में घुस के मारेगा उनको। जी, सूत्रधार बाजवा और पाकिस्तानी आर्मी जो डीप स्टेट है वो है। आज हम बात कर रहे हैं एक जमूरे की, एक शेख चिल्ली की और एक कठपुतली की। कठपुतली कौन आपको शायद पता है, शेख चिल्ली कौन हम बता चुके हैं, जमूरा कौन अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, बाजवा के एक नए जमूरे से आपको मिलवाते हैं। उससे पहले पाकिस्तान के शेख चिल्ली रेल मंत्री शेख रशीद की एक पुरानी हरकत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। शेख रशीद वही नेता है जिसने कुछ दिनों पहले एक जलसे के दौरान उस वक्त माइक से बिजली का करंट उसको लगा जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा था।
इसके बाद उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया था कि उन्हें करंट लगने के पीछे भारत का हाथ है और उसके बाद से उसने माइक नहीं पकड़ा है। इतना मैंने जरूर गौर फरमाया। आइए देखिए एक किस्सा। करंट लग गया, खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया है। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। करंट लग गया, खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया है। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। करंट लग गया, खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया है। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। एक रशीद चाहे कुछ भी कहे अमित पांडे, लेकिन एक बात है, उसके बाद से उसने माइक को ऐसे पकड़ा नहीं है। उस दिन भी रुमाल घुमा के फिर उसने पकड़ा था और मोदी का नाम भी डर डर के ले रहा है। इतना इनके जहन में खौफ बैठ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का कि ये खौफ होना चाहिए, ये डर होना चाहिए, क्योंकि इसी डर की वजह से वो लाइन पे आएंगे और अब लाइन पे नहीं आएंगे तो अब हम उनको सबक सिखाएंगे। इस शेख रशीद की तरफ भारत का क्या रवैया है अमित? देखिए, लगातार शेख रशीद की तरफ से इस तरीके के हास्यात्मक बयान आते रहे हैं और भारत भी लगातार ऐसे बयानों को नज़रअंदाज करता रहा है और एक बार भी ऐसा नहीं कि भारत ने गंभीरता से इस बयान को लिया है, क्योंकि जो खोखलापन है तथ्यों का वो साफ तौर पर नज़र पर आता है। एक ऐसा मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और बार बार कह रहा है कि नहीं अब तुरंत परमाणु युद्ध होगा और तुरंत ही खत्म हो जाएगा और एकदम हम नए नए तरीके अपनाएंगे, तो उसके जो मानसिक स्थिति है उन पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार क्या सोच समझकर वो बयान दे रहे हैं। तो न केवल नज़रअंदाज किया जा रहा है बल्कि इसको पूरी तरीके से कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है शेख रशीद के बयान पर। जी, पाकिस्तान का रेल मंत्री शेख रशीद को नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का जोक मंत्री होना चाहिए। जोक्स मंत्रालय खड़ा करें और पाकिस्तान का बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये अवार्ड तो वो ऐसे ही ले जाएंगे, नींद में ले जाएंगे शेख रशीद। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ हैं। अब मैं आपको रूबरू कराता हूं पाकिस्तान के नए जमूरे से, लेकिन उससे पहले इमरान के मंत्री शेख रशीद के बयान के मायने समझते हैं। पाकिस्तान का बयान ऐसे समय में आया है जब खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपनी तोपों को एलओसी के करीब तैनात करने का काम शुरू कर दिया है। एक अखबार के मुताबिक टैंकों को भी सीमा की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कल ही पाकिस्तान ने एलओसी के करीब अपने जवानों की संख्या को भी बढ़ा दिया। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान किसी बड़ी नापाक हरकत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। साजिश के तहत ही पाकिस्तान ने बार बार सीजफायर उल्लंघन भी किया है। हताश पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 77 दिनों में 300 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। बिना किसी उकसावे के बार बार की गई ये जो हरकत है, इसके जवाब में भारत ने उड़ी के तंगडर सेक्टर में जवाबी कार्रवाई की थी। भारत की कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि आतंकियों की 4 लॉन्च पैड तबाह हो गए, कम से कम 4। बताया जा रहा है कि 7 खेमों पर बुरी तरह से भारत ने चोट किया है। भारतीय सेना की जबरदस्त कार्रवाई के बाद पाक सेना और खुफिया एजेंसी की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि पाक सेना सैन्य शिविर समेत रिहायशी क्षेत्र को निशाना बनाकर गोलाबारी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान सेना के उच्च अधिकारियों और आईएसआई के अधिकारियों ने एलओसी का पूरी तरह से दौरा किया है। इन अधिकारियों ने एलओसी पर तैनात जवानों व अधिकारियों के साथ काफी लंबी बातचीत की और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। पाक सेना की तेज हुई हलचल के कई संदेश भी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पकड़े हैं, जिनमें किसी बड़े हमले का जिक्र किया जा रहा है। जंग बुरी चीज़ है, पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो कल जो हुआ है उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख से एक नया कश्मीर होगा, इसमें हिस्सेदारी करें और इसको आगे बढ़ाएं। ये जो लड़के हैं जो घूम रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूँ कि अब तक क्या हासिल हुआ आपको, जो हासिल होगा वो आके आप अपनी स्टेट को पकड़िए, इसको आगे बढ़ाइए। Many, up to media reporting, 30 terrorists have been killed. Dawn, of course, claims that it is a civilian area. But Indian Army and India is claiming that it is terrorists who have been killed. Heavy firing across the border, and Governor Malik of Kashmir has clearly stated that unless Pakistan stops this, we will go and destroy the camps
and even may have to go across. तंगडर कुपवारा में ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, पाकिस्तान की बुजदिली का करारा जवाब दिया है भारत ने, और पाकिस्तान का झूठ वहां पकड़ा गया जहां ये कहते हैं कि ये रिहायशी इलाके थे, ये सिविलियंस थे जो मारे गए हैं, लेकिन ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी अस्पताल गए हैं, ना ही किसी वहां के पास पड़ोस के अस्पताल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किसी भी बड़े इमरजेंसी के और दाखिले की बात हुई है। डिनाइल करना पाकिस्तान की फितरत में है। आपको याद है कारगिल में भी उन्होंने कहा था कि ये तो कबायली है, हमारे ये दहशतगर्द हैं, ये तो हमारे सैनिक है ही नहीं है, और बाद में उन्होंने ही उनको वहां पे तकमे दिए, यहाँ तक निशाने हैदर तक, 2 निशाने हैदर तक दिए पाकिस्तान के फौजियों को। तो ये पाकिस्तान की फितरत में है झूठ बोलना। अगर वक्त हो तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। शेख रशीद और शेख चिल्ली हैं और इमरान खान का। 5 साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था पाकिस्तान टीवी के ऊपर, जिसमें इमरान खान और शेख रशीद थे दोनों आमने सामने, और इमरान खान ने कहा था कि खुदा मेरे को जब भी लीडर बनाए पर शेख रशीद जैसा न बनाए। हाँ, मुझे याद है। याद है ना आपको? जी बिल्कुल। पर अब क्या हुआ है कि शेख रशीद जो है उसकी कैबिनेट में है, इमरान खान की मर्जी से नहीं है, बाजवा की मर्जी से है। जैसा आपने ठीक कहा कि वो इमरान का साथी नहीं है, वो बाजवा का शेख चिल्ली है। तो ये शेख चिल्ली जो है ये मतलबी है, पार्टी बदलू है, दल बदलू है, और जैसे मैंने कहा इसको जोकर के तौर जो है इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, पर एक और बात यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी तरफ से जो टैंक मोबिलाइजेशन है, एलओसी पर मोबिलाइजेशन है, भारत को इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जो सेना है ये कवर फायर तब उनको देगी, वो जो दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं उनको देगी। ऐसे सूरत हाल में जो हमारी आर्टिलरी फायर है, जो आर्टी गन्स है, उन्होंने जिस तरह से फायर किया है, जिस तरह से इनके कैंप्स को तोड़ा है, इससे तो हौसले पस्त होंगे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान हमारी गन्स का ठिकाना नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारी गन्स मोबाइल हैं, वो अपनी जगह आधे घंटे के अंदर बदल सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास लड़ाई लड़ने के लिए असला नहीं है, वॉर रिजर्व बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के पास जी। और ये जितनी भी गिदर बक्कियां दे रहे हैं मोबिलाइज करके, टैंक हरकतें दिखाकर, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए। अगर लड़ाई की बात अगर आप करते हैं तो देखिए जैसलमेर में क्या हो रहा है। अगर हम इधर एलओसी की तरफ देखें तो पाकिस्तान को जैसलमेर की तरफ देखना चाहिए। वहां पर जो जमवाड़ा है भारतीय सेनाओं का जी, वो पाकिस्तान की नजर से गया नहीं है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर पाकिस्तान ने किसी किस्म की कामत की तो पाकिस्तान का क्या असर होगा, ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। जी, अनिल गुप्ता जी बने रहिए हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब। अमित पांडे, संदीप बोल भी हमारे साथ हैं। अखाड़ा में अगली बात बताते हैं आपको। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जिंदा सबूत मिल रहे हैं। सीमा पार से हो रही गोलाबारी में रिहायशी इलाकों में और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने रिहायशी इलाकों के पास मिले जिंदा बमों को नष्ट किया। सेना के जवानों ने खेत से मिले जिंदा बम को गड्ढों में दबाकर धमाका किया। ऐसा जवानों ने जंगलों में जाकर किया। ये जिंदा बम पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए थे। पुंछ इलाके में रहने वालों को ये जिंदा बम खेतों में दिखे। इसके बाद ये जानकारी सेना को दी गई। ये पाकिस्तान की तरफ से यहाँ गोलाबारी हुआ, जिसके अंदर कम से कम उनने 15 राउंड फायर किया। उनमें से हमारे मोहल्ले के अंदर 3 राउंड उनके मिस हो गए, जिसकी जानकारी हमने फ़ौज को दी। फ़ौज की ऑर्डिनेट्स कोर की पार्टी रजौरी से आई और उनने आके बड़ी कठिनाई से, बड़ी मशक्क़त से 6 और 7 फुट की गहराई से नीचे से निकाला और गांव से दूर एक जगह गहरी खड्डे में ले जाके उनको ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले को, हमारे गांव को, हमारे मवेशियों को, अभी खेत का अभी गेहूँ डालने का सीज़न है, हल डालेंगे, उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर वो नहीं निकालने से हमारा नुकसान होना था। इसलिए हम अपनी इंडियन आर्मी, भारतीय फ़ौज और ऑर्डिनेंस कोर का बहुत शुक्रगुजार हैं।
पवन शर्मा हमारे साथ है जम्मू से। पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव एम्यूनिशन को, लाइव राउंड्स को निकाल कर उसको गड्ढे में डालकर उसको डिफ्यूज करना या उसको बर्स्ट करना जान जोखिम में डालने से कुछ कम नहीं है। ऑर्डिनेंस कोर ने यह काम किया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की बुजदिली यहाँ साफ दिख रही है। कैसे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। आनंद, पिछले लगभग 1-2 महीने से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वायलेशन जारी है और रिहायशी इलाकों को टारगेट करके मिनी आरटी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। जो मोटार शेलिंग हो रही है, ये हैवी मोटार शेलिंग है और इसमें कई मोटार शेल जो है वो गांव के भीतर अभी भी जो लाइव पड़े हुए थे उनको डिस्ट्रॉय करने का काम सेना की ऑर्डिनेंस कोर जो है वो वहां पर कर रही है। सिग्नल ऑर्डिनेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन है और काफी जो बम थे वहां पर उनको डिस्ट्रॉय किया है। लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ था, क्योंकि जिस गांव में, घर में या मोहल्ले के आसपास कोई भी लाइव शेल होगा तो लोग डरे रहते थे। खेतों में जाना मुश्किल हो जाता था, मवेशियों को लेकर घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। तो अब सेना ने वहां पर मेंढर जो इलाका है, बालाकोट, तारकुंडी, मनकोट, जो रजौरी के आसपास का और पुंछ के मेंढर के इलाके का, इन इलाकों में भी ऑपरेशन चलाकर लाइव जो इनके सेल्स उनको डिस्ट्रॉय किया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और साथ में ये सबूत है पाकिस्तान की कायराना हरकत के, जो उन्होंने रिहायशी इलाकों में जो मोटार शेलिंग की थी। बिल्कुल, एक तरफ पाकिस्तान है जो रिहायशी इलाकों को, पाईओके की तरफ रिहायशी इलाकों के पास उससे सटकर आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनको वहां पर टेरर कैंप्स उनके लगा रहा है ताकि भारत जब अगर हमला करे तो वो वहां पर ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद खुलकर उन्हीं पर बम बरसा रहा है जिनके लिए वो ये काम कर रहा है, ऐसा वो क्लेम करता है। अब आप बताइए कि इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है और इससे बड़ी कायरता का आपको सबूत कोई और दे सकता है कि नहीं, उदाहरण दे सकता है कि नहीं। हम बार बार आपसे ये वादा कर रहे हैं कि आज हम आपको बाजवा के जमूरे से मिलाएंगे, लेकिन बाजवा के जमूरे से मिलने से पहले ये बताना जरूरी है कि इमरान खान नियाजी नाम की कठपुतली होने के बावजूद जनरल बाजवा को एक नए जमूरे की जरूरत क्यों महसूस हुई है। पहले देखिए कि आखिर वो कौन सी वजह है कि बाजवा को नए जमूरे की जरूरत पड़ गई। हमारे बच्चे भूखे मर रहे, दूध महंगा है, एक कमाने वाला, हम कैसे पूरा करेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम, ये सिंध की आवाम जाग गई है और तब तक अपने घरों में नहीं बैठेगी जब तक तुम अपने घर को वापस नहीं जाओगे। तुमने जो आवाम पर महंगाई का बुरहान तारी किया है, ये आवाम तुमसे एक एक चीज का बदला लेगी। जब से हुकूमत आई है, ये लगे है ना, 1 किलो चीनी जिसके गरीब बच्चे हैं 6-7, वो 1 किलो से क्या करेगा? ना फिर नमाज पढ़े, ना रोजा करें, बस इस लाइन में लग जाएं। इसलिए इसको हम लेके आए थे वोटें दे के। पाकिस्तान करेंगे, मैनू वोट दो। सामने आए पब्लिक सारी गोली मार के उड़ा दे। इतना गुस्सा यार, देखो तो सही लोगों का हाल। अब ये देखिए, सिंध से लोग कह रहे हैं दूध के दाम बढ़ गए, रोटी नान के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, आपने खाने के लिए लाइन लगा दी तो हम नमाज पढ़ें कि लाइन में लगे, ये पूछ रही है वहां की महिलाएं। ये हाल है इमरान खान नियाजी का कि सबने अपने गाल पर गो नियाजी गो लिख दिया है। जो नेशनल असेंबली में वहां पर विपक्ष खड़े होकर वेल में कह रहा था गो नियाजी गो, अब सड़क पर आवाम कह रही है गो नियाजी गो। अब हम आपको पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा के नए जमूरे से मिलाते हैं। इस शख्स का नाम है शाहिद अफरीदी। जी हाँ, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का प्रूव क्रिकेटर है। अफरीदी बीते कुछ दिनों में पंजाब प्रांत का के जो है सघन दौरा कर चुके हैं, सघन दौरा पूरी तरह से, और कश्मीर पर भी आफरीदी ने कई सारे बयान दे डाले। ये वही आफरीदी है जिसने लंदन में बैठकर ये कहा था कि 6 सूबे नहीं संभलते आपसे, क्या कश्मीर लोगे। अब पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर को हम बाजवा का जमूरा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने से पहले इस शख्स ने जो कुछ कहा है इससे पहले उसको सुनिए। हम जो जिस काम के लिए आए हैं मुल्तान या पूरे पंजाब का हमारा ट्रिप है, वो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के बच्चों की, पाकिस्तान की फ्यूचर की बात है। जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे आए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हम जाएंगे मीडिया भी साथ दे, आवाम भी साथ दे, ताकि इंशाल्लाह जो हमारा नेक मकसद है उसमें हम सब मिलके कामयाब हों। बच्चों नेक मकसद क्या है कि किसी ना किसी तरह इसको बचा के रखो, बाजवा और आर्मी पे कंट्रोल बनाए रखो, क्योंकि जनता का गुस्सा खौला तो आदमी का जो है कंट्रोल वहां पर डोला। फिर से इमरान खान के बाद एक और क्रिकेटर को पकड़ा है बाजवा ने, एक जमूरा खड़ा कर दिया है। जमूरा शाहिद अफरीदी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मुल्क को अपने साथ आने की दावत दे रहा है,
क्रिकेट की दुनिया में बेईमानी और बेशर्मी के लिए बदनाम शाहिद अफरीदी अचानक नेक दिल इंसान की तरह क्यों बात करने लगा है? अचानक ये शख्स पाकिस्तान के पंजाब के अलग अलग इलाकों में पूरे दौरे पर क्यों निकल पड़ा है? इसकी वजह है फौज की कठपुतली इमरान सरकार की नाकामी और पाकिस्तान की जनता का इमरान के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा। अब जब भाई एक पिट्ठू फेल हो रहा है तो दूसरी को तो खड़ा करना पड़ेगा, और ये जैसा इसको नचाएंगे वैसा नाचेगा। जी हां, पाकिस्तान की जनता के इस गुस्से को भुनाने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद कूच का ऐलान कर दिया है। इसे देखते हुए बाजवा ने नए जमुरे को तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि उसे इमरान की जगह दी जा सके। लाख कोशिशों के बावजूद बाजवा का ये जमुरा अपनी हसरत नहीं छुपा पा रहा। आप भी सुनिए, राजनीति में जाने पर जब इससे सवाल पूछा गया तो इसने क्या जवाब दिया। आपकी मूवमेंट से लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में आने का इरादा रखते हैं और मौजूदा हुकूमत की वजह से जो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आवाम का फोकस निकल गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? यार हम सबको पता है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब्र से काम ले लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम गवर्नमेंट को बिल्कुल देना चाहिए। मेरे ख्याल में होप, हमारी फाउंडेशन की टैगलाइन है होप नॉट आउट।